आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हमने इस चैनल पर स्टार्ट किया है क्लास 12th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल को, जिसमें हमने पहले लेसन को पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिया है और दूसरा लेसन हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसकी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। आज यह उस लेसन की दूसरी क्लास है जिसमें पहला क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। दिया गया है कि एक गोलाकार चालक है, उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। यानी कि गोलाकार चालक की जो त्रिज्या दिया गया है जिसको हम ए से प्रदर्शित करेंगे, उसका वैल्यू है 9.0 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 9 में 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे तो यह बदल जाएगा किसमें, मीटर। ठीक है? इसके बाद कहा गया है कि इसकी धारिता निकालना है, C की वैल्यू, ठीक? और आगे Q की भी वैल्यू निकालना है। मतलब कि यहाँ पे C और Q दोनों की वैल्यू को निकालना है और उसके लिए V का वैल्यू दे दिया गया है कितना? 1000 वोल्ट। V की वैल्यू कितना दिया गया है? 1000 वोल्ट। ठीक है? तो चालक कैसा है? गोली चालक है, तो गोली चालक की धारिता का सूत्र हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा है। यहाँ पर भी लिख लेते हैं, गोली चालक की धारिता। तो गोली चालक की धारिता का जो सूत्र होता है, C बराबर होता है कितना? C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, जहाँ A जो है वह गोले की त्रिज्या है, ठीक है? और जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उसका वैल्यू फिक्स होता है कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10 टू पावर 9 होती है, ठीक है? तो यह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और जो A की वैल्यू दिया गया है, हम इस फ़ॉर्मूले में रखेंगे तो गोली चालक की धारिता निकल जाएगी। तो इसको हम फ़ॉर्मूले में रख कर कैलकुलेट करते हैं। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10 टू पावर 9 रख देंगे और A की वैल्यू कितना रख देंगे, 9 गुणे 10 की घात -2 रख देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए यह बहुत आसान कैलकुलेशन है, 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो C बराबर यहाँ पे जो 10 पावर 9 हर में पॉजिटिव है, इसको अंश में लेके जाएँगे तो यह नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 10 टू पावर -9 इंटू 10 टू पावर -2 और इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 10 टू पावर -11, ठीक है? यह आंसर फैरेड में आएगा। इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं 10, ठीक है? 10 इंटू 10 टू पावर -12, इसे हम इतना भी लिख सकते हैं और यह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 10 पिको फैरेड में। तो इसका जो आंसर आएगा वह 10 पिको फैरेड आएगा, C का मान, ठीक है? इसके बाद हमको क्या निकालना है, Q का मान निकालना है। तो Q का मान निकालने के लिए हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है Q बराबर CV। Q बराबर कितना होता है, CV। तो C की वैल्यू कितना दी गई है, 10 की पावर -11 फैरेड और V की वैल्यू कितना है, 1000, ठीक है? 1000 को हम कितना लिख सकते हैं, 10 की घात 3। तो 10 की घात -11 गुणे 10 की घात 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 10 की घात -8। कितना आ जाएगा? 10 की घात -8 आ जाएगा, ठीक है? तो इतना कूलाम यह आंसर हो जाएगा Q का। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि 6 माइक्रो फैरेड के संधारित्र का विभवांतर, मतलब कि यहाँ पे C का वैल्यू दिया गया है कितना, 6 माइक्रो फैरेड। इसको अगर हम फैरेड में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 गुणे 10 की घात -6, मतलब कि 6 में 10 की घात -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह बदल जाएगा फैरेड में। इसमें V1 की वैल्यू दी गई है कितना, 10 वोल्ट और V2 की वैल्यू कितना दी गई है, 20 वोल्ट, ठीक है? इसको जब किया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकालना है, यानी कि डेल्टा U की वैल्यू को निकालना है। ठीक है? स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि होती है उसे हम डेल्टा U से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम U1 की वैल्यू निकालेंगे। तो U1 बराबर कितना हो जाएगा, हाफ C V1 स्क्वायर, ठीक है? और अगर हम U2 इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ C V2 स्क्वायर।
और अगर हम स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकालेंगे यानी कि डेल्टा U की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो बड़ा वाला कौन-सा है? अगर आप देखेंगे तो V2 बड़ा है और V1 क्या है? छोटा है। तो हम क्या करेंगे U2 माइनस U1 कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा U2 माइनस U1। हम यहाँ पर U2 और U1 की वैल्यू को रखते हैं। U2 की वैल्यू कितनी रखनी है? हाफ C V2 स्क्वायर और U1 की वैल्यू कितनी रखनी है? हाफ C V1 स्क्वायर, ठीक है? दोनों में से क्या कॉमन है? हाफ C कॉमन है और यहाँ पे बचेगा कितना? V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे सबका वैल्यू रखेंगे, C का वैल्यू जो दिया गया है और V1 और V2 की वैल्यू जो दी गई। सब वैल्यू को रखेंगे तो डेल्टा U इक्वल टू यहाँ पर होगा कितना? 1/2 और C की वैल्यू कितनी है? 6 गुणे 10 की घात माइनस 6। यहाँ पे V2 का स्क्वायर करेंगे तो V2 कितना है? 20, तो यह 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा, ठीक है? माइनस V1 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है? 400 में से 100 को माइनस करेंगे तो यह 1/2 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और 400 में से 100 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 300 बचेगा, ठीक है? इसको हम यहाँ से 2 से इसको काट सकते हैं, यह 3 हो जाएगा और अब यहाँ पे कितना बचा? 3 गुणे 300 गुणे 10 की घात माइनस 6, ठीक है? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 900 गुणे 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है? इसे हम क्या लिख सकते हैं? 9.0 गुणे 10 की घात माइनस 4 और यह स्थितिज ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो यह हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि कैथोड किरण नलिका में एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से एक इलेक्ट्रोड से चलकर दूसरे इलेक्ट्रोड पर 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड के वेग से पहुंचता है। यानी कि यहाँ पे v की वैल्यू दी गई है कितनी? 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड, यह वेग का मान है, ठीक है? तो इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर निकालना है, तो हम वेग को स्मॉल v से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है? वेग को स्मॉल v से प्रदर्शित कर रहे हैं और विभवांतर को यहाँ पे कैपिटल V से दिखाएँगे, ठीक है? तो V का वैल्यू निकालना है और वेग का मान दिया गया है और बात किसकी हो रही है? बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? E बराबर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, ठीक है? यह कूलाम में होता है। इसके बाद इस पर इसका द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31, ठीक है? केजी होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है V का वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि W बराबर होता सॉरी V बराबर होता है W अपॉन Q। V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q। तो अगर यहाँ से हम W की वैल्यू फाइंड करें, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से अगर हम कार्य का मान निकालें तो यह हो जाएगा V इंटू Q, ठीक? यहाँ पे यह जो V है वह विभवांतर है। अब देखिए जो कार्य होता है वह ऊर्जा के क्या होता है? बराबर होता है और यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा होगी, तो हम K बराबर लिख सकते हैं V इंटू Q और आपको पता है कि K बराबर क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है? द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम K की जगह हाफ mv स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे जो V है वह क्या है? वेग है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर और यह क्या हो जाएगा? V इंटू Q, ठीक? तो हमको मान किसका निकालना है? V का मान निकालना है। तो V को हम इधर रहने देते हैं, Q को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर यह मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यह विभवांतर V बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन 2Q, ठीक है? अब यहाँ पे जो मान दिया गया है उसको हम यहाँ पे रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो हम मान रख देते हैं, आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो मान रख दे रहे हैं, यम की वैल्यू कितना रखना है? यम का वैल्यू रखना है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31, ठीक है? वी का वैल्यू कितना रखना है? 10 की घात 7 और स्क्वायर करेंगे तो यह 10 की घात 14 हो जाएगा, ठीक है? अपॉन 2
और Q की वैल्यू कितनी रखनी है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो इतने वैल्यू को आप रख कर जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? आंसर आ जाएगा 281.25 वोल्ट। ठीक है? तो यह रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 2 माइक्रोफ़ैरड तथा 3 माइक्रोफ़ैरड धारिता मतलब कि यहाँ पे 2 धारिता दी गई है जिसमें C1 का मान दिया गया है 2 माइक्रोफ़ैरड और C2 का मान कितना दिया गया है? C2 का मान दिया गया है 3 माइक्रोफ़ैरड, ठीक है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 आविष्ट चालकों को आपस में संयोजित करने पर आवेश का बँटवारा किस अनुपात में होता है? यानी कि हमको आवेश का अनुपात निकालना है तो हमको निकालना क्या है Q1 संबंधी Q2 की वैल्यू को निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम कैसे इसको निकालेंगे तो देखिए Q बराबर होता है CV तो हम यहाँ पे कह देंगे Q1 बराबर हो जाएगा C1V और Q2 बराबर कितना हो जाएगा C2V, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए अगर हम अनुपात निकालेंगे तो यह Q1 अपॉन Q2 बराबर कितना हो जाएगा? Q1 अपॉन Q2 बराबर हो जाएगा C1V अपॉन C2V। यहाँ पर V से V क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2 बराबर C1 की वैल्यू कितनी दी गई है? C1 की वैल्यू है 2 और C2 की वैल्यू कितनी है 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 संबंधित 3। तो यह आसान क्वेश्चन था, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, जिसमें 2 संधारित्र लगाया गया है कि एक 1 माइक्रोफ़ैरड का और एक 2 माइक्रोफ़ैरड का। और इसमें 2 प्रतिरोध 2 ओम और 3 ओम के लगाए गए हैं और एक और प्रतिरोध लगाया गया है 1 ओम का जो कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है? तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले कौन-कौन से फ़ॉर्मूले को यूज़ करना है उसको लिख लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे यानी कि R की वैल्यू निकालेंगे और R की वैल्यू क्या होगी R1 प्लस R2, ठीक है? क्योंकि यह दोनों आवेश दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर 2 प्लस 3 रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 3, 2, 5 तो यह हो जाएगा प्रतिरोध 5 ओम, ठीक है? इसके बाद V की वैल्यू कितनी दी गई है? V की वैल्यू दिया गया है 12 वोल्ट, ठीक है? यह सेल का विद्युत वाहक बल है तो इसे हम E कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम E कहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे E लिख देते हैं। तो E की वैल्यू दी गई है कितना 12 वोल्ट, ठीक है? E बराबर हो गया 12 वोल्ट। अब आगे कहा जा रहा है स्मॉल r, तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी दी गई है 1 ओम। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम धारा का मान निकालेंगे। I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, स्मॉल r प्लस कैपिटल R इसका फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? तो यहाँ पर कैपिटल E की वैल्यू कितनी दी गई है 12, स्मॉल r का मान कितना दिया गया है 1 और कैपिटल R का मान कितना दिया गया है 5। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 12 बटा 6। ठीक है? यानी कि I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एम्पीयर। मतलब कि इस परिपथ में कितने एम्पीयर की धारा बह रही है? इस परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, ठीक है? तो धारा का मान निकल गया। अब इससे हम विभवांतर निकाल सकते हैं, ठीक है? तो सबसे अब इसके बाद विभवांतर निकाल लेते हैं। तो विभवांतर निकालने के लिए हम फ़ॉर्मूला लगाएँगे, क्या होता है? V बराबर E माइनस IR। ठीक है? विभवांतर निकालने के लिए सूत्र होता है V बराबर E माइनस IR। तो V बराबर E का वैल्यू कितना है 12 माइनस I की वैल्यू कितनी है 2 और R की स्मॉल r की वैल्यू कितनी थी 1। तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो V का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 में से 2 घटाएँगे तो यह हो जाएगा 10 वोल्ट। यानी कि विभवांतर का मान आ गया 10 वोल्ट। अब निकालना है धारिता। तो यह 1 माइक्रोफ़ैरड और 2 माइक्रोफ़ैरड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम
संयोजन का जो फ़ॉर्मूला होता है संधारित्रों के, वह क्या होता है? वह 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है? तो यहाँ पर 1/C बराबर निकालेंगे तो यह 1 बटा कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 2 एक कम 2, 1 3/2 और C बराबर निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा 2/3 और यह आएगा अभी माइक्रोफ़ैरेड में और इसको अगर हम फ़ैरेड में चेंज करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 2/3 गुणे 10 की घात माइनस 6 फ़ैरेड हो जाएगा। तो हमको क्या-क्या मिल गया? हमको V का वैल्यू मिल गया, हमको C का वैल्यू मिल गया और हमको निकालना क्या था? आवेश निकालना था। तो आवेश निकालने के लिए जो फ़ॉर्मूला होता है, आवेश का जो फ़ॉर्मूला होता है, आवेश बराबर होता है, आवेश को Q से शो करते हैं, Q बराबर CV होता है, ठीक है? तो C की वैल्यू कितना दी गई है? 2/3 गुणे 10 की घात माइनस 6। V का वैल्यू कितना दिया गया है? 10 वोल्ट, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो यह कितना आ जाएगा? यह हो जाएगा 20/3 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। यह आंसर अभी कूलाम में आएगा, ठीक है? तो इसको अगर हम 10 की घात माइनस 6 को हटाएँगे तो यह 20/3 माइक्रो कूलाम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण को गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। उस कण का आवेश निकालना है। यानी कि हमको एक बिंदु का विभव दिया गया है जिसे हम V1 कह देते हैं 200 वोल्ट। कितना दिया गया है? 200 वोल्ट। और दूसरे बिंदु का विभव दिया गया है जिसे हम V2 कहेंगे वह कितना दिया गया है 250 वोल्ट, ठीक है? तो आवेशित कण को गति करने के लिए जो गतिज ऊर्जा में कमी हो रही है यानी कि डेल्टा K की वैल्यू दिया गया है 10 जूल, ठीक है? 10 जूल। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि उस कण पर आवेश की गणना करनी है, Q का मान निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम विभवांतर निकालेंगे। विभवांतर डेल्टा V बराबर हो जाएगा कितना? V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा? V2 माइनस V1 तो V2 की वैल्यू कितनी है? 250 माइनस V1 की वैल्यू कितनी है? 200 और यहाँ पर 250 में से 200 को घटाएँगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 50 वोल्ट का विभवांतर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि इसमें कितना जूल की कमी हो जा रही है गतिज ऊर्जा में? 10 जूल की कमी हो जा रही है। तो आवेश निकालना है, तो हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है V बराबर देखिए V बराबर होता है विभवांतर डेल्टा V बराबर W अपॉन Q, ठीक है? तो अगर हम यहाँ से W बराबर निकालें ठीक है, W बराबर निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V और आपने क्लास 11th में कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ा हुआ है, ठीक है? उसमें बताया गया होगा कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, वह किए गए कार्य के क्या होता है? बराबर होता है। तो W बराबर हम डेल्टा K भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा K बराबर हो जाएगा कितना? Q इंटू डेल्टा V। तो डेल्टा K की वैल्यू कितना दी गई है? 10, ठीक है? Q की वैल्यू निकालना है और डेल्टा V की वैल्यू कितना दिया गया है? 50। तो हम यहाँ से Q की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? Q बराबर निकालेंगे, इधर जो 50 है वो गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग तो 10/50 हो जाएगा और यह 0 से 0 को काटेंगे तो यह 1/5 होगा जिसे हम लिख सकते हैं कितना? 0.2 कूलम्ब। तो यह आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। यानी कि V का वैल्यू दिया गया है कितना? 2 वोल्ट, ठीक है? और C का वैल्यू कितना दिया गया है? 10 माइक्रोफैरेड। तो इसे अगर हम फैरेड में बदलेंगे तो यह कितना हो जाएगा? C बराबर
10 गुणे 10 की घात -6 फेरेड। यह हो जाएगा सी की वैल्यू, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर क्या है, संधारित्र आवेशित किया जाता है, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा निकालनी है। तो देखिए स्रोत से प्राप्त ऊर्जा निकालने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्रोत से प्राप्त ऊर्जा। तो स्रोत से प्राप्त ऊर्जा जिसको हम यू से शो करेंगे, ठीक है? तो U बराबर यहाँ पर देखिए फार्मूला हम यहाँ पर स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को निकालने के लिए फार्मूला हम V बराबर W अपॉन Q का ही यूज करेंगे, ठीक है? यहाँ पर W बराबर निकालेंगे तो V इंटू Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V इंटू Q। और यहाँ पर देखिए जो W है वह हम इसको स्थितिज ऊर्जा के बराबर दिखा सकते हैं, तो U बराबर कितना हो जाएगा? V इंटू Q। कितना हो जाएगा? V इंटू Q। तो U की जगह हम कितना लिख सकते हैं? V इंटू Q। और Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है CV। Q बराबर होता है C इंटू V। तो यहाँ पे जब हम Q की जगह पे वैल्यू रखेंगे CV, तो U बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू CV। और यह जब हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा CV स्क्वायर। U बराबर कितना हो जाएगा? CV स्क्वायर। और यहाँ पे C की वैल्यू कितना दी गई है? 10 गुणे 10 की घात -6। और V का वैल्यू कितना दिया गया है? V का वैल्यू दिया गया है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4। तो यह आंसर कितना हो जाएगा? 4 गुणे 10 की घात -5 जूल। यह आंसर आ जाएगा स्रोत से प्राप्त ऊर्जा की, ठीक है? तो यह पहले पॉइंट का आंसर है। दूसरा पॉइंट क्या निकालना है? दूसरा पॉइंट निकालना है संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालना है, ठीक है? तो संधारित्र में संचित ऊर्जा को हम U डैश से शो कर रहे हैं। किससे शो कर रहे हैं? U डैश से। तो U डैश बराबर हाफ संधारित्र की जो ऊर्जा होती है, ठीक है? उसका फार्मूला क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ, और CV स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला है 4 गुणे 10 की घात -5, तो यहाँ पे डायरेक्टली यूज करते हैं 4 गुणे 10 की घात -5। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यह 2 से कटेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात -5 जूल। ठीक है? तो पहले वाले पॉइंट का आंसर आएगा 4 गुणे 10 की घात -5 जूल, और दूसरे वाले पॉइंट का आंसर क्या आएगा? 2 गुणे 10 की घात -5 जूल। ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि 5 गुणे 10 की घात -7 एवं -5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम के दो आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है? इन आवेशों से बने द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है? सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर एक आवेश दिया गया है -5 गुणे 10 की घात -7, ठीक है? और दूसरा आवेश कितना दिया गया है? देखिए दूसरा आवेश दिया गया है +5 गुणे 10 की घात -7। इसके बीच की दूरी कितनी दी गई है? बीच की दूरी दिया गया है 1 सेंटीमीटर। जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके बीच की दूरी दिया गया है 1 सेंटीमीटर। और कहा जा रहा है कि इसके केंद्र से, कहाँ से? केंद्र से, मतलब कि मध्य बिंदु से। कितनी दूरी पर? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है? केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, वहाँ पर हमको क्या निकालना है? वहाँ पे हमको निकालना है वैद्युत विभव, ठीक है ना? वहाँ पे हमको निकालना है वैद्युत विभव V का मान। तो यह अच्छी स्थिति वाला केस है। अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का जो फ़ॉर्मूला होता है, वह क्या होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? यहाँ पे होता है P अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है? P अपॉन R स्क्वायर। यह कौन-सी स्थिति है? अच्छी स्थिति में। मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में जो विभव का सूत्र होता है, वह यही होता है। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। और निरक्षीय स्थिति में कितना होता है? तो अगर हम बात करें निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति में यह 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में V का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, ठीक है?
तो यह अच्छी स्थिति का फ़ॉर्मूला है या निरच्छी स्थिति का फ़ॉर्मूला है? हमको अच्छी स्थिति में निकालना है तो अच्छी स्थिति के फ़ॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हमको यह वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करना है तो उसमें हमको P की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इधर P का वैल्यू निकालते हैं। तो व P जो है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है और P बराबर होता है Q इंटू 2L। कितना होता है? Q इंटू 2L। तो Q की वैल्यू कितनी है? 5 गुणे 10 की घात माइनस 7 और 2L मतलब कि दोनों जो आवेश है उनके बीच की अल्पतम दूरी 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर है तो उसको जब मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात माइनस 2 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो यह 5 गुणे 10 की घात माइनस 9 ठीक है? तो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। यह हो जाएगा P की वैल्यू। R की वैल्यू कितना दी गई है? 50 सेंटीमीटर। तो सब मान को यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए V का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना रखेंगे? 9 गुणे 10 की घात 9। P का वैल्यू कितना रखेंगे? 5 गुणे 10 की घात माइनस 9 और बटे R स्क्वायर की वैल्यू कितना रखेंगे? यहाँ पे 50 गुणे 50 स्क्वायर करना है तो 50 गुणे 50 और सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है? इसी पूरे को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 180 वोल्ट। ठीक है? तो इसका कैलकुलेशन आप लोग करेंगे और आंसर कितना आएगा? 180 वोल्ट इसका आंसर आएगा वी का। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में यह देखिए यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 2 करड़ी में 2 रहेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन है 2 करड़ी में 2 भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस 2 माइक्रो कूलाम्ब का आवेश रखा है। तो इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रत्येक कोने पर ए पर भी 2 माइक्रो कूलाम्ब का है, बी पर, सी पर और डी पर। मतलब कि चारों कोनों पर 2 माइक्रो कूलाम्ब का आवेश रखा गया है। और यहाँ पे सब प्रत्येक भुजा कितनी है? 2 कड़ी में 2 है। तो हमको यहाँ पे बिंदु O पर कुल विभव कितना होगा, ठीक है? यह निकालना है। तो A के कारण भी यहाँ पर बिंदु O पर विभव होगा, B के कारण भी होगा, C के कारण भी होगा, D के कारण भी होगा। तो अगर हम A के कारण जो विभव है उसको अगर हम V1 माने, बी के कारण जो विभव है उसको हम V2 माने, सी के कारण को V3 माने और डी के कारण जो विभव है उसे V4 माने, तो सबका जो योगफल होगा वही कुल विभव के बराबर होगा यानी कि जो V की वैल्यू होगी वह V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हमको V का वैल्यू निकालने के लिए V1, V2, V3 और V4 की वैल्यू चाहिए। ठीक है? तो हमको जिस आवेश के कारण निकालना है और जहाँ पर निकालना है, सबसे पहले उसके बीच की दूरी को पता करना पड़ेगा। तो उसके बीच की दूरी को पता करने के लिए हम यहाँ पर यह एक त्रिभुज को सपोज़ कर लेते हैं। यह एक त्रिभुज है, ठीक है ना? त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज का नाम है सीबीडी, ठीक है? त्रिभुज का नाम है सीबीडी। तो अगर हम त्रिभुज सीबीडी की बात करेंगे और इसमें लगाएँगे पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमको यह BC का मान निकालना है, यानी कि कर्ण का मान निकालना है तो यहाँ पर लंब का मान हम रखेंगे कितना? 2 करड़ी में 2 का स्क्वायर, 2 करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना रखेंगे? 2 करड़ी में 2 का स्क्वायर। दोनों का मान बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 4 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 2 यानी कि यह आ जाएगा 16। कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 16 यानी कि कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? कर्ण बराबर आ जाएगा 4, ठीक है? मतलब कि बी से सी तक की जो पूरी वैल्यू है वह कितनी आई? 4। तो अगर हम इसको आधा भाग में बाँटेंगे तो सी से ओ तक की वैल्यू और ओ से बी तक की वैल्यू हमको मिल जाएगी कितना? 2 और यह भी कितना मिल जाएगा? 2, ठीक? और जब हम यहाँ से AD की वैल्यू निकालेंगे तो वह भी बराबर ही आएगा 2 और 2, ठीक है? यानी कि हमको यहाँ पे बीच की दूरी मिल गई कितना होगी? 2 मीटर ए से ओ की दूरी, ओ से बी की दूरी और ओ से डी की दूरी और ओ से सी की दूरी, सबकी दूरी कितनी मिल गई? 2 मीटर, ठीक है?
अगर यहाँ पे V की वैल्यू निकालना है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे V1, V2, V3 और V4 सबकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे आवेश भी बराबर है और दूरी भी बराबर है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? V को 4V1 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है? क्योंकि V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर क्या है? V4 सबका जो विभव है वो बराबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4V1 के बराबर लिख सकते हैं और V बराबर हो जाएगा 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हो जाएगा Q का वैल्यू कितना है? 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 और बटे R की वैल्यू कितनी है? 2 तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की घात माइनस 9 ठीक है? सॉरी 2 गुणे 10 की घात प्लस 9 होता है और यहाँ पर कितना बचा था? गुणे 10 की घात माइनस 6 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 चौको 36 36 गुणे 10 की घात 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा। यह वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर है तो क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा और यही आएगा आंसर। ठीक है? तो आंसर कितना आ जाएगा? 36 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट या तो हम इसे दशमलव को अगर हम 1 अंक इधर लेकर जाएँगे तो इसे 3.6 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि आवेश Q दो खोखले संकेंद्री गोलों पर जिनकी त्रिज्याएं स्मॉल r1 तथा r2 मतलब कि यह जो दो खोखले गोले आपको फिगर में दिखाई दे रहे हैं इन दोनों गोलों पर जो कुल आवेश है वह कितना है? Q है। यानी कि अगर हम बात करें पहले गोले की अगर उस पर Q1 आवेश है और दूसरे जो गोला है उस पर Q2 आवेश है, तो दोनों आवेश किसके बराबर है? Q के बराबर। ठीक है? इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ। इसके बाद जिनकी त्रिज्याएँ दिया गया है R1 तथा R2 मतलब एक गोले की त्रिज्या कितनी है? R1 है और दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी है? R2। R1 जो त्रिज्या है वह बड़ी मतलब कि R1 त्रिज्या वाला जो गोला है वह बड़ा गोला है और R2 त्रिज्या वाला जो गोला है वह छोटा गोला है, ठीक है? इस प्रकार से वितरित किया जाता है कि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व क्या है? समान है। मतलब कि हम यहाँ पे निकालेंगे R1 त्रिज्या के गोले का पृष्ठ घनत्व सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहले क्या निकालेंगे? R1 त्रिज्या के गोले का गोले का पृष्ठ घनत्व, ठीक है? तो पृष्ठ घनत्व कितना होगा? सिग्मा 1 कितना होगा? सिग्मा 1 तो सिग्मा 1 बराबर क्या होगा? फार्मूला क्या होता है? Q अपॉन A होता है, ठीक है? कितना होगा? Q अपॉन A क्योंकि यह गोला है तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर और हम बात कर रहे हैं R1 त्रिज्या की तो यह R1 होगा और आवेश की बात कर रहे हैं तो पहले गोले का जो आवेश है R1 त्रिज्या का उसको हमने Q1 माना है। ठीक है? इसी तरीके से हम R2 त्रिज्या मतलब कि यह जो छोटा वाला गोला अंदर गोला है उसका बात कर रहे हैं। R2 त्रिज्या के गोले का पृष्ठ घनत्व निकालेंगे का पृष्ठ घनत्व हम बात करेंगे सिग्मा 2 की। किसकी? सिग्मा 2 तो सिग्मा 2 बराबर कितना होगा? Q अपॉन A तो जो दूसरा वाला गोला है उस पर आवेश हमने माना है Q2 ठीक है? और जो इसका क्षेत्रफल होगा क्योंकि यह भी गोला है तो गोले का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर दूसरे गोले की त्रिज्या R2 है तो पाई R2 का स्क्वायर। क्वेश्चन के अनुसार अगर हम चले तो कहा जा रहा है कि दोनों का जो यह पृष्ठ घनत्व है वह बराबर है मतलब कि सिग्मा 1 बराबर कितना है? सिग्मा 2 के। तो सिग्मा 1 की वैल्यू रख देते हैं Q1 अपॉन 4 पाई R1 का स्क्वायर यहाँ पे बराबर Q2 बराबर 4 पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो हमको यहाँ पर एक और इक्वेशन मिलेगा क्या? Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर बराबर Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, ठीक है? अब हम यहाँ से Q1 और Q2 की वैल्यू को निकालेंगे।
तो Q1 और Q2 की वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले हम R1 को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा? Q1 बराबर हो जाएगा Q2, ठीक है? R1 का स्क्वायर और बटे कितना हो जाएगा? R2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? R2 का स्क्वायर। और यह मान समीकरण 1 में ले जाके रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे? Q1 का मान हम वहाँ पे रखेंगे तो Q बराबर हो जाएगा कितना? Q1 की वैल्यू रखना है Q2 R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे Q2 पहले से है तो वो लिख लेंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा इन दोनों में से क्या कॉमन है? Q2 कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा? R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो Q बराबर Q2 और यह हो जाएगा कितना? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और बटे R2 का स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से Q2 की वैल्यू को निकालें तो Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी Q R2 का स्क्वायर बटे Q R2 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर या R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। यह Q2 की वैल्यू आ जाए, ठीक है? तो यह इतना वैल्यू हो गई Q2 की। अब हम वैल्यू निकालेंगे Q1 की। तो यह जो Q2 की वैल्यू आई है, वह अब समीकरण 1 में हम ले जाके रख दें, तो फिर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में, ठीक है? किसकी वैल्यू रखने पर? Q2 की वैल्यू रखने पर। Q2 की Q2 का मान रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है? Q बराबर है Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 है, ठीक है? तो यहाँ पर Q की जगह Q ही रखेंगे, Q1 की जगह Q1 ही रहने देते हैं। यहाँ पर Q2 की जगह कितना रख देंगे? Q R2 का स्क्वायर और बटे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है? इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो यह प्लस है, इधर जाके क्या होगा? माइनस। तो Q1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा Q माइनस, कितना हो जाएगा? Q माइनस, यहाँ पे बचेगा Q R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है? दोनों में से Q कॉमन हो जाएगा तो Q1 बराबर हो जाएगा Q कॉमन, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस R2 का स्क्वायर और अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है? इसके बाद इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो देखिए Q1 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा Q और यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो यह आएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और यह हो जाएगा इसका इधर मल्टीप्लाई R1 का स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर और यहाँ पर R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर कट जाएगा तो Q1 बराबर हो जाएगा Q R1 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा Q1 और Q2 की वैल्यू आ गई। अब हम विभव के मान को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो R1 त्रिज्या के कारण जो विभव होगा वह कितना होगा? R2 त्रिज्या के कारण विभव होगा वह कितना होगा? यह निकालेंगे और दोनों विभव को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो लिखेंगे R1 त्रिज्या के कारण R1 त्रिज्या के गोले के गोले के केंद्र पर विभव, गोले के केंद्र पर विभव, केंद्र पर विभव। तो वहाँ पे विभव मान लेते हैं V1 होगा। V1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे Q1 अपॉन क्या हो जाएगा? Q1 अपॉन दूरी कितनी है? R1 त्रिज्या है तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? R1 का स्क्वायर। अब आगे देखिए R2 त्रिज्या के कारण निकालेंगे तो R2 त्रिज्या के गोले के कारण R2 त्रिज्या के
गोले के कारण गोले के कारण या गोले के केंद्र पर विभव निकालेंगे जिसे हम V2 सपोज कर लेते हैं। क्या मान लेते हैं V2? तो V2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि फार्मूला जो होता है केवल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है? यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा, स्क्वायर को हटा देंगे। तो आगे देखिए, अब हम निकालेंगे कुल विभव यानी कि उभयनिष्ठ विभव जो पूछा गया है वह विभव निकालेंगे। तो लिखेंगे अतः अतः केंद्र पर कुल विभव, केंद्र पर कुल विभव, ठीक है? तो केंद्र पर कुल विभव निकालेंगे तो V बराबर कितना हो जाएगा? केंद्र पर कुल विभव V बराबर हो जाएगा, देखिए V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है? V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। तो यहाँ पर V बराबर V1 की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे Q1 अपॉन R1, ठीक है? Q1 अपॉन R1 प्लस यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, यह वैल्यू को रखेंगे। अब यहाँ पे जो Q1 और Q2 का वैल्यू निकाले थे वह यहाँ पे लाके रख देंगे। तो Q1 की वैल्यू यहाँ पे है, कितना है? वो रख देते हैं V बराबर हो जाएगा, दोनों में से सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो उसको कॉमन कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे Q1 का मान सबसे पहले रखेंगे कितना? Q R1 का स्क्वायर और बटे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और इंटू यहाँ पर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/R1, ठीक है? प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो Q2 की वैल्यू कितनी आई थी वह देख लेते हैं। तो बात करें अगर Q2 का, तो Q2 की वैल्यू आई थी Q R2 का स्क्वायर R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो Q2 की वैल्यू वहां पे रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Q R2 का स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 1/R2। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आगे, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो R1 से R1 कट जाएगा और R2 से R2 भी क्या होगा कट जाएगा और इसमें से Q, ठीक है? Q क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। Q हो जाएगा कॉमन और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा। तो V बराबर कितना बच जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर Q क्या हो गया? कॉमन हो गया Q अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और ब्रैकेट में कितना बच जाएगा? यहाँ पे एक घात कट गई थी तो एक घात बचेगा R1 और एक घात क्या बचेगा? R2, ठीक है? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह इसका आंसर हो जाएगा और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। V बराबर 1/4 पाई, यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई लिख सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2 और बटा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यह फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो यह क्वेश्चन नंबर जो 10 था वह थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत बार यह पूछा गया है, ठीक है?